आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन आपका डीएवी 8 बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स कि आपका 8 बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी पोर्शन है उस पोर्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है और इवन आपका ये प्रयास किया गया है कि सारे क्वेश्चन को जो भी इम्पोर्टेंट है उसको शामिल करें और उसका आंसर जो है अच्छी तरह से समझा सकें। ठीक है, तो आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, टॉपिक है, उसको समझेंगे और ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आप चाहें तो इंग्लिश ही पढ़ सकते हैं या इसका हिंदी जो रूपांतरण किया गया है उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो चैप्टर 8 से होगा, उसके बाद चैप्टर 10 से होगा, 11 से होगा, 12 और 14। ये आपका चैप्टर है, इसी से आपका टॉपिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 8 से शुरू करेंगे। आपका चैप्टर 8 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है एक्सप्लेन एनी 5 मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो भी आपका इंफॉर्मेशन मिलता है उसके सोर्स के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सोर्स क्या हो गया, देखिए ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट फाइल्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स एंड ऑर्डर्स टेल्स अस अबाउट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज। ओके, सेकेंड में आपका है न्यूज़पेपर, इसमें आपका हो जाएगा दे शो पब्लिक ओपिनियन एंड इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स। जितने भी आपका न्यूज़पेपर है, जो आपका न्यूज़पेपर से जो भी पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन और जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल इवेंट हुआ था वो सारे चीज का इंफॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर से मिल जाता है। ठीक है, पर्सनल डायरीज एंड लेटर्स दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स ऑफ पीपल। इससे आपको जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है या थॉट्स होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगा विद द हेल्प ऑफ पर्सनल डायरी एंड लेटर्स। फोर्थ में आपका हो जाएगा सर्वे एंड सेंसस रिपोर्ट। दे प्रोवाइड डेटा अबाउट पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इकोनॉमी। ठीक है, इससे आपको पॉपुलेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, क्या ट्रेड था उसके बारे में, इकोनॉमी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफ्स दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दैट पीरियड। यानी इससे आपको ये समझने में आपको आसानी होती है कि सोशल और कल्चरल लाइफ उस समय का क्या था, वो आपको पेंटिंग और फोटोग्राफ से पता चलता है। ठीक है, अब देखिए मेंशन एनी 5 मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। कोई भी 5 मेजर इवेंट आपको बताना है जो कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा। ठीक है, सबसे पहला आपको हो गया रिवॉल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। सेकेंड आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड इंडियन राइट्स। ओके, थर्ड आपका हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ये आपका हो गया थर्ड। फोर्थ में आपका हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विथ द दांडी मार्च। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट, मास मूवमेंट डिमांडिंग इमीडिएट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आपका कुछ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है इंडिया के बारे में। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 5 इवेंट हो गया जो आपको फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपका हो गया व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम ऑफिशियल्स रिकॉर्ड। हम लोग ऑफिशियल्स रिकॉर्ड से किस टाइप का इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। ऑफिशियल्स रिकॉर्ड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लॉ, लैंड, रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस। दे आल्सो गिव डिटेल्स अबाउट वॉर्स, ट्रीटीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड से हमें पता चलता है लैंड के बारे में, अबाउट लॉ के बारे में, लैंड, ऑफिस, ये रेवेन्यू सिस्टम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मालूम होगा आपको, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में मालूम होगा या गवर्नमेंट पॉलिसी या उसके डिसीजन के बारे में पता चलता है। दे ऑल्सो गिव डिटेल्स अबाउट वॉर्स, ये हमें वॉर्स के बारे में,
ट्रीटीज के बारे में और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताता है, जो भी ऑफिसर्स रिकॉर्ड आपका होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एनुमरेट द स्टेप्स टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टैब्लिश इट्स रूल इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन कौन सा स्टेप्स लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन कौन सा स्टेप्स लिया गया इंडिया में अपने रूल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी अपने रूल्स को स्थापित करने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स लिया। ठीक है, सबसे पहला आपको हो जाएगा, केम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर। ये जो है आपको इंडिया में आया और यहाँ से अपना ट्रेडिंग सेंटर यानी आपको ट्रेडिंग व्यापार के लिए आपको एक केंद्र को स्थापित किया। वन द बैटल ऑफ प्लासी एंड गेन कंट्रोल ओवर बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी को उसने जीता और पूरा जो है बंगाल पे अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है, वन द बैटल ऑफ बक्सर एंड स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पावर। बैटल ऑफ बक्सर को भी उसने जीता और जीतने के बाद अपना पॉलिटिकल पावर को भी बहुत ही मजबूत कर लिया। ठीक है, इंट्रोड्यूस सब्सिडी अलायंस टू कंट्रोल इंडियन रूलर। और सब्सिडी अलायंस को भी इंट्रोड्यूस करके उसने इंडियन रूलर के ऊपर कंट्रोल यानी इंडियन रूलर को भी नियंत्रित कर लिया, कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अप्लाइड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू करके भी बहुत से राज्यों को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, या बहुत से राज्यों को अपने अकॉर्डिंग अधीन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है? और डिजिटल लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। और डिजिटल लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड स्टडी मटेरियल stored in electronic form. It can be accessed through computers and the internet for quick and easy learning. यानी डिजिटल लाइब्रेरी जो होता है वो बुक का कलेक्शन होता है। जो बुक आपका होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा यानी डिजिटल फॉर्म में होगा और उसको एक्सेस करने के लिए आप इंटरनेट से लॉगिन कीजिए, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, उस आईडी पासवर्ड को आप वहां पे लॉगिन कीजिए और आपका डिजिटल लाइब्रेरी जो होगा वो एक्सेस हो जाएगा। या फिर कहीं कहीं क्या होता है कि आप फ्रीली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्क्राइब अबाउट कॉलोनियल एग्रीमेंट पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट। ये होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, तो कॉलोनियल एग्रीमेंट पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू मैक्सिमाइज लैंड रेवेन्यू। देखिए कॉलोनियल एग्रीमेंट पॉलिसी जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? मैक्सिमाइज द लैंड रेवेन्यू यानी लैंड रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हाई लैंड टैक्स वेयर फिक्स्ड एंड पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक इंडिगो एंड ओपियम। हाई यानी टैक्स, हाई लैंड टैक्स जो है वो फिक्स कर दिया गया, जो भी किसान थे उन या किसान के ऊपर जो है टैक्स लागू कर दिया गया और किसान को ये फोर्स किया गया कि तुम लोग जो है वो कैश क्रॉप जैसे आपका इंडिगो हो गया, ओपियम हो गया, इसको अफीम बोलते हैं। ठीक है, उसको उगाने के लिए ब्रिटिश द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है फोर्स किया गया। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, पॉवर्टी, फैमिन्स एंड एग्रियन रिवोल्ट। इसका कारण से क्या हो गया कि किसान के ऊपर बहुत ज्यादा शोषण हुआ। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण होना, शोषण हुआ, गरीबी आया, भूखमरी आया, जिसके कारण से क्या हुआ कि आपका रिवॉल्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज जमींदारी सिस्टम, यानी जमींदारी सिस्टम को हम लोग परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम भी कहते हैं। ये होता क्या है देखिए, द जमींदारी सिस्टम ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल। ठीक है, अंडर दिस सिस्टम जमींदार्स वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ लैंड एंड वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स। तो इस सिस्टम द्वारा क्या हो गया कि जमींदार जो थे उसको लैंड का, जमीन का ऑनर बना दिया गया। ठीक है, और उनका काम क्या था जमींदार का कि वो किसानों से कर वसूल करे, टैक्स वसूल करे और टैक्स वसूल करने के बाद वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करे। ठीक है, द लैंड रेवेन्यू was fixed permanently and had to paid to the British government।
जो लैंड रेवेन्यू था वो जमींदार जो है, जमींदारों के पास आपका फिक्स कर दिया गया था, और जमींदार जो था वो किसानों से टैक्स लेकर और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करता था। ठीक है। इफ जमींदार फेल टू पे द रेवेन्यू देयर लैंड वाज कॉन्फिस्केटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी जमींदार मान लीजिए अगर पे नहीं कर पाया टैक्स को, तो उसके जमीन को या उसका जो लैंड होता था उस लैंड को जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, ये जमींदारी सिस्टम में था, यानी परमानेंट आपका रेवेन्यू सिस्टम में ये था। नेक्स्ट आपका देखिए व्हाट इज रटवारी सिस्टम, जिसको हम रैयत भी कहते हैं। ठीक है, द रटवारी सिस्टम वाज अ लैंड रेवेन्यू system introduced by the British in Madras and Bombay presidencies. Under this system, revenue was collected directly from the peasants instead of जमींदार्स। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें। रटवारी सिस्टम जो था वो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया गया आपको मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता था कि रेवेन्यू जो था वो डायरेक्टली किसान से आपको लिया जाता था। जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जमींदार जो है वो किसान से लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपको जमींदार को वसूलना नहीं था, वो डायरेक्टली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी आदमी जो है आपको किसान से टैक्स वसूलता था। ठीक है, द गवर्नमेंट फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू एंड द फार्मर हैड टू पे डायरेक्टली टू द कंपनी। क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट था वो आपको एक टैक्स का जो कीमत होता था या जो भी आपका एक बाउंडिंग होता था उसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद जो भी किसान थे वो किसान उस फिक्स अमाउंट को टैक्स को कंपनी को पे करते थे। ठीक है, हाई रेवेन्यू डिमांड ऑफन कॉज हार्डशिप टू द पीजेंट, और ज्यादा जो डिमांड होता था रेवेन्यू का जो ज्यादा डिमांड होता था उस डिमांड के कारण क्या होता था ना कि किसान जो है उसको टैक्स पे करने में हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में क्या होता है। द महलवारी सिस्टम वाज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज पंजाब एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, नॉट एशिया, सेंट्रल इंडिया। तो ये जो है महलवारी सिस्टम जो है वो भी एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। ठीक है, जो कि आपको इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पंजाब और कुछ पार्ट जो है आपको सेंट्रल एशिया का था। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द होल विलेज। इसमें क्या होता था, क्या रेवेन्यू जो है जो टैक्स होता था वो पूरे विलेज से कलेक्ट होता था, और इसमें विलेज का ग्रुप होता था। ठीक है, देखिए होल विलेज इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल फार्मर, यानी एक एक फार्मर का इसमें काम नहीं था, इसमें गांव का ग्रुप होता था, और एक गांव का ग्रुप में एक टैक्स का अमाउंट फिक्स होता था, और उसमें क्या होता था कि एक कोई हेड बन गया और पूरे गांव में जितने भी लोग रहते थे उनसे टैक्स वसूल के कोई एक आदमी जो है उस टैक्स के अमाउंट को पे करता था। तो इसमें भी आपका बहुत समस्या था। मान लीजिए कि अगर एक गांव में 50 या मान लीजिए 5 गांव का एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, अब पांचों गांव से कुछ कलेक्शन हुआ, उसमें से एक गांव ऐसा हुआ जो सही ढंग से आपको रेवेन्यू नहीं दे पाया, तो पेमेंट तो आपका फिक्स है, मतलब आपका अमाउंट तो फिक्स कर दिया गया, रेवेन्यू आपको टैक्स फिक्स कर दिया गया। तो मान लीजिए कि 5 गांव में से एक गांव नहीं दिया, 4 गांव दिया, 4 गांव के ऊपर बर्डन हो जाता था, तो इससे भी आपको टैक्स को पे करने में प्रॉब्लम आता था। वही इसमें आपको दिया हुआ है। द विलेज हेडमैन और ग्रुप ऑफ एल्डर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। द रेवेन्यू वाज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या होता था कि ये आपको टैक्स जो है एक हेड या एक गांव का कोई एक मान लीजिए हेड बना दिया गया, वो टैक्स वसूलते थे। इसमें क्या होता था, मान लीजिए कि अगर कोई गांव में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका टैक्स वसूलने का या जो भी कमी होता था वो सारा चीज पूरा करता था आपको जो हेडमैन होता था वो, यानी उसको बर्डन आता था कि उसको आपको टैक्स वसूल के देना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि कभी कभी रेवेन्यू का जो समय के अकॉर्डिंग उसके जो रिवाइज होता था रेवेन्यू का, ये मतलब कह सकते हैं कि जो टैक्स का अमाउंट था, जैसे मान लीजिए कभी टैक्स का अमाउंट 1 लाख रुपया हुआ, 50,000 हुआ, तो कभी 60,000 कर दिया गया और बढ़ा के 70,000 कर दिया गया, 80,000 कर दिया गया। तो इससे क्या होता था कि आपका
अमाउंट पे करने में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। कभी भी टैक्स के अमाउंट को रिवाइज कर दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। इसमें बताना आपको कि कॉलोनियल रूल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस पे, ट्राइबल्स पे, जो आपका इंडियंस ट्राइबल्स थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, द कॉलोनियल रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल। इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन किया, उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन आया। ये दोनों का शासन मिलके जो है ना, दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन मिलके आपका ट्राइबल्स पे बहुत बुरा प्रभाव डाला। प्रभाव मतलब कि उसका इफेक्ट ऐसा पड़ा जिसके कारण विद्रोह हुआ। विद्रोह में क्या हुआ देखिए, फॉरेस्ट लॉ वे पास्ड विच स्टॉप ट्राइबल फ्रॉम यूजिंग फॉरेस्ट रिसोर्स फ्रीली। सबसे पहला फर्स्ट लॉ लागू किया गया जिससे जो भी ट्राइबल्स थे उनको फॉरेस्ट का रिसोर्स यूज करने का मनाही हो गया, यानी वो फॉरेस्ट का रिसोर्स यूज नहीं कर सकते थे। पहला कांड उसके साथ ये हो गया। ठीक है, मैनी ट्राइबल्स लॉस्ट देयर लैंड ड्यू टू न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड मनी लेंडर्स। बहुत सारे ट्राइबल्स का क्या हो गया कि जमीन जायदाद जितना भी था उसका सब खत्म हो गया, लॉस्ट हो गया। क्यों? नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण, और मनी लेंडर, जो आपका मनी लेंडर मतलब क्या होगा, जो आपको सूदखोरी यानी सूद देने का काम करता है। पैसा दिया उसके बदले हमको सूद दो। ठीक है, अगर सूद नहीं दोगे, इंटरेस्ट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे जमीन जायदाद को कब्जा लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ठीक है, देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन लाइक हंटिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन वेयर रिस्ट्रिक्टेड। और उसका जो है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो था, जैसे हंटिंग करना, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ये सब पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे सफर्ड पॉवर्टी एंड स्टार्टेड मैनी रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसके कारण से क्या हुआ कि उन्हें बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ा। और जब कोई चीज जब एक्सट्रीम होता है ना तो आपको रिवॉल्ट होता है। ठीक है, तो बाद में क्या हो गया, आपको ब्रिटिश के खिलाफ जो है रिवॉल्ट होना शुरू हुआ। अब देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बिरसा मूवमेंट। ठीक है, यानी बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स या एक अपने लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। द बिरसा मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय बिरसा मुंडा इन 1899 टू 1900 इन द छोटा नागपुर रीजन। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड, आपको हो जाएगा उलगुलान। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड उलगुलान मीनिंग ग्रेट रिवॉल्ट। द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। देखिए, ये जो मूवमेंट था आपको बिरसा मुंडा द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि आपको 1899 से लेकर 1900 तक चला था। ठीक है, आपके बुक में 1895 आई थिंक लिखा होगा। ठीक है ना, तो वो आपका बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये जो रिसोर्स है आपको इंटरनेट के माध्यम से लिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है कि 1899 से लेके 1900 तक के आपका इसका युद्ध चला था। ठीक है, जो कि आपको छोटा नागपुर रीजन में पड़ता है। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड उलगुलान मीनिंग ग्रेट रिवॉल्ट। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स। ये जो आपका मूवमेंट चला था वो आपको ब्रिटिश के खिलाफ चला था, जमींदार के खिलाफ चला था, और आपका जो मनी लेंडर्स है, मनी लेंडर्स मतलब होता है जो पैसा साहूकार जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पैसा देगा उसके बदले जमीन आपका गिरवी रखेगा। ठीक है, यानी आप जमीन हमको दीजिए तो हम आपको पैसा देंगे। तो वो साहूकार के खिलाफ आपका ये विद्रोह चला था। ट्राइबल्स पीपल वेयर सफरिंग ड्यू टू हाई टैक्सेज, फोर्स लेबर एंड लॉस ऑफ लैंड। जो ट्राइबल्स पीपल थे वो आपको हाई टैक्स से सफर कर रहे थे। ठीक है, फोर्स लेबर से सफर कर रहे थे, और कभी कभी उनको अपने जमीन से भी हाथ धोना पड़ता था, यानी जमीन भी उनके हाथ में नहीं रहता था। वो जमीन जो था जमींदार या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कब्जा कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, थ्रू द ब्रिटिश सप्रेस्ड द मूवमेंट, इट क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग ट्राइबल पीपल एंड हेल्प इन प्रोटेक्टिंग देयर लैंड राइट्स लेटर। देखिए क्या हो गया कि बाद में जो है ये आंदोलन को, मतलब ये जो रिवॉल्ट चला था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपना हिसाब किताब, दिमाग, साम दाम दंड भेद लगाकर क्या किया, फोर्स को दबा दिया। लेकिन उससे क्या हो गया ना कि आपको ट्राइबल्स की जितने भी थे उनके बीच में एक जागरूकता फैला,
एक जागरूकता फैला, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हुआ, जिससे कारण से क्या हो गया कि वो जो है अपने भूमि और अधिकारों के लिए, जो भी उसका लैंड था, जो भी उसका राइट्स था, उसके लिए वो लड़ाई किए और बाद में वो अधिकार उनको मिला भी। ठीक है, तो ये विद्रोह से उनको ये फायदा हुआ कि हमें क्या क्या अधिकार है या हमारा क्या अधिकार है, ये भी उनको जानने का मौका मिल गया। ठीक है, अब देखिए, लिस्ट द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मेन फीचर्स बताना है आपको। मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट आर, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 इन बंगाल बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड परमानेंटली। ठीक है, जमींदार्स वे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑनर ऑफ लैंड, यानी परमानेंट सेटलमेंट का फीचर्स आपको बताया जा रहा है। तो इसमें जमींदार जो थे उसको लैंड का ऑनर बनाया गया। ठीक है, या बता दिया गया। जमींदार्स हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स एंड पे इट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। जमींदार का काम क्या था, तो जितने भी किसान हैं उस किसान से वो टैक्स कलेक्ट करते थे और टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करते थे। इफ जमींदार फेल टू पे रेवेन्यू ऑन टाइम देयर लैंड वाज कॉन्फिस्केटेड। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जमींदार जो है लैंड या सॉरी टैक्स आपका कलेक्ट नहीं कर पाए या नहीं पे कर पाए, तो जमींदार का लैंड भी जो है आपको कब्जा में कर लिया जाता था, आपको ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उसको छीन लिया जाता था। ठीक है, अब देखिए, हाउ डिड द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, इंडिगो एंड शुगर शॉर्ट अप द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सिंपल आपको इसमें बताना ये है कि आपका ओपियम हो गया, इंडिगो हो गया और शुगर हो गया, इसके वजह से ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ गया, यानी ये प्रॉफिट को डिस्क्राइब करना है यहाँ पे कि क्या कारण था जिसके वजह से आपको प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया, यानी प्रॉफिट मार्जिन आपको आगे बढ़ा। इसमें सिंपली बताइए, यानी सिंपली आपका आंसर ये हो जाएगा, द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स इंडियन फार्मर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स इंडियन फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक ओपियम, इंडिगो एंड शुगर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो इंडियन फार्मर को फोर्स करता था कि आप जो है वो कैश क्रॉप जैसे ओपियम हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर हो गया, इसको उगाओ। ठीक है, दीज क्रॉप्स वेयर एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन कंट्री एट हाई प्राइस, और इसी क्रॉप्स को फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता था हाई प्राइस पे, ये महंगे दामों में। ठीक है, द कंपनी bought them at low rate from farmers and sold them at higher price in international market। ठीक है, यानी जो कंपनी था वो किसानों से कम दाम में खरीदता था और उसी मटेरियल को इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनी था वो हाई प्राइस में बेचता था। तो कम प्राइस में खरीदने के बाद अगर हाई प्राइस में सोल्ड करेगा, बेचा जाएगा, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो होगा ज्यादा होगा, मार्जिन ज्यादा होगा। ठीक है, दिस इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी वाइल फार्मर सफर लॉसेज। तो इससे क्या हो गया, कंपनी को तो फायदा ही होते चला गया, फायदा ही फायदा हुआ, लेकिन किसानों क्या हो गया, बहुत ही नुकसान हुआ। अब देखिए अगले पॉइंट में है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एनी 3 आर्गुमेंट। कोई भी 3 आर्गुमेंट द्वारा इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए 1857 जो है वो आपको हिस्ट्री का सबसे पहला लैंडमार्क माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखिए इसका रीजन क्या है। इट वाज द फर्स्ट मेजर एंड वाइड स्प्रेड अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सोल्जर, रूलर्स एंड कॉमन पीपल पार्टिसिपेटेड इन इट। यानी ये एक पहला, या ये कह सकते हैं कि एक पहला ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक युद्ध था जो कि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक सारे लोगों ने लड़ा। यानी अगर सोल्जर की बात करें, उन्होंने लड़ाई किया, रूलर्स ने लड़ाई किया, या फिर एक कॉमन पीपल, एक आम आदमी ने भी अपना योगदान जो है युद्ध में दिया। ठीक है, सेकेंड क्या हो गया, इट यूनाइटेड पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज अगेंस्ट कॉमन एनिमी। और इसके वजह से अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग जो है सभी लोग यूनाइट हो गए, क्योंकि
उन सभी के नजर में एक ही उनका शत्रु था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉट टुगेदर, और हिंदू जितने हिंदू थे मुस्लिम थे सभी आपस में सभी लोग ये मिलकर आपस में मिलकर उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो है लड़ाई किया। ठीक है, इट इंडेड द रूल्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रॉट इंडिया डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन इन 1858। इसी कारण से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है आपको शासन समाप्त हो गया और ये जो है आपको इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। दिस चेंज द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसी से क्या हो गया कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का बदलाव हुआ। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक विद्रोह नहीं होगा। अब विद्रोह होगा तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो कुछ आपका निगेटिव होगा तो कुछ आपका पॉजिटिव इफेक्ट भी उसका पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन 15 है, वाई द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा जाता है? देखिए इसमें आपका होगा ये, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट लार्ज स्केल एंड यूनाइटेड अटेम्प्ट टू एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी ये पहला एक ऐसा युद्ध था जिसमें सभी लोग मिलकर यूनाइट होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई किए थे अपने देश को आजाद करने के लिए। ठीक है, यानी एक अपने देश के लिए जो लड़ाई हुआ था, पहली लड़ाई आपका 1857 में ही हुआ था। इट वॉज नॉट लिमिटेड टू सोल्जर ओनली, रूलर्स, पीजेंट्स एंड कॉमन पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। ये जो था सिर्फ आपको एक सिपाही तक सीमित नहीं था, सोल्जर तक सीमित नहीं था। इसमें जो है आपको रूलर्स, पीजेंट्स और कॉमन पीपल, जो भी लोग वहां पे थे, यानी जो भी निवासी थे, जो भी इंडियंस थे, वो सारे लोगों ने मिल के लड़ा। ठीक है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स फॉट टुगेदर विद द एम ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। इसमें क्या हुआ कि जितने भी लोग थे, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, सभी लोगों ने आपस में मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, थ्रू द रिवॉल्ट फेल इट क्रिएटेड नेशनल अवेकनिंग एंड लेड फाउंडेशन फॉर फ्यूचर फ्रीडम मूवमेंट। युद्ध को सफल होने के बाद, नहीं भी सफल होने के बावजूद भी, जैसे मान लीजिए युद्ध फेल भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियंस के या नेशनल जो भी नेशनल, यानी ये कह सकते हैं कि युद्ध जो है आपको सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर में एक फीलिंग आया कि हम अपने देश को इस तरीके से आजाद कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस आया कि हम अपने देश को अगर विद्रोह करेंगे, अगर हम अपने अधिकार का मांग करेंगे, तो उसके जरिए हम लोग देश को या अपने स्वराज को फ्री करवा सकते हैं, या हम अपने देश को से अंग्रेज को या जो कंपनी है उसको भगा सकते हैं। ठीक है, उससे हम अपने देश को या अपने ये जो जगह है उसको मुक्त कर सकते हैं। उसके बाद है आपको पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए इसमें आपका 3-4 कॉज है। पॉलिटिकल कॉज हो गया, इकोनॉमिक कॉज हो गया, सोशल कॉज हो गया, ठीक है, इमीडिएट कॉज हो गया। तो इसमें से आई थिंक कोई ना कोई कॉज जो है एग्जाम में लिखने के लिए आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज होता है इसमें से, तो एक कोई कॉज लिखने के लिए आ सकता है। या फिर मान लीजिए कि अगर 1857 का जो रिवॉल्ट था वो फेल क्यों हो गया, वो भी लिखने के लिए आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर टॉपिक समझ जाइएगा ना, तो आप अपने हिसाब से मन से भी लिख सकते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा चीज है ना कि आप उसको अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हैं। पहले आप इवेंट को समझिए, इवेंट को समझने के बाद आप जो है सारे जितने भी इवेंट्स हुए हैं, या फिर मान लीजिए कोई जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ है आपने पढ़ा है, तो उसको आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको है कि पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 का पॉलिटिकल कॉज क्या था रिवॉल्ट का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वेयर मेनली रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश का पॉलिसी जो है
दिन पर दिन ऐसा होते गया जिससे इंडिया में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। और कोई पॉलिसी किसी को नुकसान देता है, किसी को प्रॉब्लम देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिवॉल्ट होगा ही होगा। द ब्रिटिश अनेक्टेड मेनी इंडियन स्टेट थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड अदर पॉलिसी। तो ब्रिटिश जो है वो बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और दूसरे पॉलिसीज को, नीति को जोड़ा या अपना ये लागू किया या उसको उस नीति को अप्लाई किया। ठीक है। मैनी रूलर्स लॉस्ट देयर किंगडम एंड पावर विच क्रिएटेड एंगर अमंग देम। बहुत सारे रूलर्स जो है अपने किंगडम को, अपने साम्राज्य को लॉस्ट कर दिया। ठीक है। अपने पावर को, उसका पावर जो है खत्म हो गया। और जब किसी का पावर या साम्राज्य जब खत्म हो जाता है, छिन जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है वो गुस्सा आता है, गुस्सा पनपता है। ठीक है। द मुगल एम्पेयर वाज ऑल्सो इंसल्टेड विथ इंसल्टेड एंड हिज अथॉरिटी वाज रिड्यूस्ड। These political policies led to dissatisfaction and finally resulted in the revolt of 1857. तो जो मुगल एम्पायर थे उनका भी क्या हो गया, उनको भी इंसल्ट किया गया। और इंसल्ट किया गया तो क्या हो गया, आपका ऑथोरिटी जो है उसका खत्म होता चला गया। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी राजा का इंसल्ट होगा तो उसका जो वर्चस्व जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो यही आपको दिया हुआ है, एम्पायर वाज आल्सो इंसल्टेड एंड हिज अथॉरिटी वाज रिड्यूस्ड। यही पॉलिटिकल पॉलिसी जो था ये, जिसके कारण से पूरे जगह असंतोष फैल गया, मतलब डिससेटिस्फैक्शन हुआ। और फाइनली जो है यही सब रीजन के कारण जो है आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ, जिसका कारण क्या था, पॉलिटिकल इशू था। ठीक है। यानी पॉलिटिकल कारण आपका यही सब है कि जिसमें आपको डिफरेंट नियम कानून जो है इंडियंस के ऊपर थोप दिया गया। जो भी आपका लोग थे, ये राजा महाराजा का साम्राज्य सत्ता जो है उसको, उसकी पावर को खत्म कर दिया गया, जिसके कारण से आपको रिवॉल्ट हुआ। नेक्स्ट आपका है द इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। इकोनॉमिक कॉज क्या हो गया इसमें, द इकोनॉमिक कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वे आर रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश। यानी इसमें ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश द्वारा जो है इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया जाने लगा, मतलब शोषण करना शुरू किया जाने लगा। ठीक है। हेवी लैंड रेवेन्यू वाज इम्पोज्ड ऑन पीजेंट्स विच मेड देयर कंडीशन मिजरेबल। बहुत ज्यादा लैंड टैक्स जो है किसाने के ऊपर डाल दिया गया, जिससे उसका स्थिति जो है बहुत ही खराब हो गया। ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट वेयर रिन्यूड एंड ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसी। अब बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट जो है सभी को बर्बाद कर दिया गया। ठीक है। जिससे आपका मतलब जो इंडियंस था उसका स्थिति और खराब हो गया। फार्मर्स एंड आर्टिसियन लॉस्ट देयर लाइवलीहुड एंड बिकम पुअर। जितने भी फार्मर थे, किसान थे, या फिर आपका जो आर्टिस्ट लोग थे, उसके घर को भी, यानी उसका जो कह सकते हैं कि अपना जो भी काम करते थे, यानी आपका पर डे का जो काम करने का जो उसका ये कह सकते जो पर डे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जीवन यापन में जो पर डे काम करते उसको ही बर्बाद कर दिया गया। ठीक है। लाइवलीहुड मतलब कह सकते हैं कि जो अपना जीवन जीने के लिए, यानी जीवन जीने के लिए जो वर्क करते थे, अपने पालन पोषण के जो वर्क करते थे, वो सबको ही ब्रिटिश द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। ओके। दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट एंगर अमंग द पीपल एंड लीड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और यही इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन जो है आपका लोगों के बीच में आक्रोश पैदा किया, जिसके वजह से आपको रिवॉल्ट हुआ। नेक्स्ट आपका है द मिलिट्री कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। मिलिट्री कॉज में क्या था, द मिलिट्री कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857 वे आर रिलेटेड टू द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी। यानी ब्रिटिश आर्मी में हमारे इंडियन सोल्जर जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई, इंडियन सोल्जर वे आर पेड लो सैलरी एंड वे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली विद द ब्रिटिश सोल्जर। यानी इंडियन सोल्जर को जो है वो ब्रिटिश सोल्जर के अकॉर्डिंग बराबर मान सम्मान नहीं मिलता था, बराबर उसको सैलरी नहीं मिलता था। जितना ब्रिटिश सोल्जर को मिल रहा उससे कम सैलरी आपको इंडियन सोल्जर को मिलता था। और हमेशा ब्रिटिश सोल्जर के सामने इंडियन सोल्जर को
हीन भावना से देखा जाता था, खराब भावना से देखा जाता था, उसको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं होता था। दे वे आर नॉट अलाउड टू गेट हायर पोस्ट इन द आर्मी, कभी भी इंडियन सोल्जर को आपको हायर पोस्ट ब्रिटिश आर्मी में नहीं दिया जाता था। ओके, द इमीडिएट कॉज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेज कार्ट्रिज इन द इनफील्ड राइफल विच हर्ट द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। एक ये भी था कॉज का कि जो आपको कार्ट्रिज होता था, ठीक है, ग्रेज कार्ट्रिज, एक मान्यता बना हुआ था, मान्यता कि वो जो कार्ट्रिज होता था उसका जो ग्रीज कह सकते हैं वो आपको गाय या फिर जो सुअर होता है उसके चर्बी से बना होता था, ऐसा लोग मानते थे। ठीक है, कितना सच्चाई है नहीं सच्चाई है तो गवर्नमेंट उसको पता होता था, सोल्जर को ये उनका ये मानना होता था ना कि जो भी इसका कार्ट्रिज बन रहा है या जो भी आपका जो राइफल में जो कार्ट्रिज यूज होगा तो उस कार्ट्रिज का जो भी आपको ऊपर का बना होता था ना वो सिंपल उनका ये मानना था कि वो गाय या सुअर के चर्बी का होगा। ठीक है, तो अगर गाय या सुअर चर्बी का होगा तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए वो क्या था, एक रिलीजियस, मतलब एक कह सकते हैं कि अपने धर्म के प्रति वो ये काम करना नहीं चाहते थे कि भाई जो भी चीज अगर गाय या सुअर के चर्बी से बनेगा तो हम उस चीज को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, एक मान्यता ये भी था कि जो भी कार्ट्रिज यूज होता था तो कार्ट्रिज को यूज करने से पहले उसको दांत से काटता था लोग। ठीक है, और दांत से काटने के बाद जो है आपका यूज होता था। तो दांत से काटेगा तो मान लीजिए कोई भी चीज अगर किसी की चर्बी से बना रहेगा, गाय या सुअर की चर्बी से बना रहेगा तो उसको यूज वो करने में सक्षम नहीं होता था। मतलब उसका यह मानना था कि हम कोई भी चीज जो गाय या पीग के सुअर के चर्बी से बना रहेगा उसको हम मुंह में नहीं डालेंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये एक बहुत बड़ा कॉज था उस समय का, ठीक है, रिवॉल्ट होने का। दीज रीजन क्रिएटेड एंगर अमंग द सोल्जर्स एंड लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और यही कारण से क्या हो गया कि सोल्जर के बीच में जो है, सोल्जरों में जो है आक्रोश पैदा हुआ और रिवॉल्ट का कारण बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या है सोशल एंड रिलीजियस कॉज ऑफ रिवॉल्ट 1857। सोशल रिलीजियस कॉज क्या था, तो द सोशल एंड रिलीजियस कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वेयर रिलेटेड टू द फियर एंड इंटरफेरेंस इन इंडियन कस्टम्स एंड रिलीजन। इसमें क्या हो गया ना कि जो भी धार्मिक परंपराएं थी, जो भी रिलीजन या रिलीजियस जो भी आपका ट्रेडिशन था, उसमें अगर कोई भी इंटरफेयर करेगा तो आपके भावना को, आपका धर्म को कोई ना कोई आहत करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी इंडियन कल्चर था, ट्रेडिशन था, रिलीजन था, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना शुरू हो गया था। ठीक है, The British introduced social reformer like the abolition of sati and legalization of widow remarriage, which created suspicion among the people। तो उस समय था जो ब्रिटिश जो है वो कुछ सोशल रिफॉर्म लागू किया, जैसे आपको सती सिस्टम था, सती सिस्टम को हटाना। ठीक है, और जो विडो था, जैसे जो विधवा, मान लीजिए कोई किसी का हस्बैंड अगर डेथ कर जाता है तो विडो को दोबारा शादी करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, यानी विडो जो है दोबारा वो शादी कर सकती थी। ठीक है, तो ये सब चीज जो है वहां के लोगों का, जो इंडियंस थे, उसके लिए थोड़ा सा अटपटा लगना शुरू हो गया। ठीक है, कि भाई कैसे कोई अगर किसी का हस्बैंड मर जाएगा तो उसका दोबारा शादी नहीं होने देना चाहिए। तो ये सब चीज जो है इंडियंस का थोड़ा सा एक सस्पिशियस लगना शुरू हो गया। मैनी इंडियंस बिलीव दैट द ब्रिटिश वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। तो इससे क्या हो गया ना कि जो आपका इंडियंस था उसको ये लगने लगा कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं हमको क्रिश्चियन में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा है। यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अगर नया नया चीज को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, उसके रिलीजन में, धर्म में हस्तक्षेप किया, तो उसे ऐसा लगा इंडियंस को कि कहीं हमें ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, द यूज ऑफ ग्रीज कार्ट्रिज ऑल्सो हर्ट द रिलीजियस फीलिंग ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। These regions created fear and dissatisfaction which led to revolt of 1857। जो आपको कार्ट्रिज था उसमें आपका चर्बी का यूज होना शुरू हुआ था, यह एक अफवाह था, लोगों का मानना था, जिसके वजह से भी आपको रिवॉल्ट होने का एक कारण बना था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट में इमीडिएट कॉज है। इमीडिएट कॉज में आपको वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया अभी थोड़ा देर पहले। इमीडिएट कॉज में आपका वही है कि आपका जो कार्ट्रिज था वो कार्ट्रिज को मुंह से वो खोलता था और खोलने के बाद राइफल में यूज होता था। ठीक है,
तो ये मानना होता था उसमें कि भाई जो कार्ट्रिज है वो आपका कहीं ना कहीं गाय या सुअर की चर्बी से बनता है या उसके ऊपर ये उसका कवरिंग किया आता है। तो ये चीज इंडियन सोल्जर के लिए गवारा नहीं था। मतलब इंडियन सोल्जर इस चीज को नहीं मान सकता था कि भाई जो चीज आपका काऊ या फिर पी के चर्बी से बना हुआ उस चीज को हम मुंह में रखें, यानी अपने धर्म के प्रति हम क्या करें, गद्दारी करें। ये चीज को मानने को तैयार नहीं था, जिसके वजह से इमीडिएट कॉज हुआ, वही आपको इमीडिएट रिवॉल्ट हुआ। तो आपको ये रीजन दिया हुआ है जो मैंने हिंदी बताया है। द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफील्ड राइफल। द कार्ट्रिज ऑफ दिस राइफल वेयर बिलीव्ड टू द ग्रीस विद द फैट ऑफ काउ एंड pigs. Soldiers had to bite them cartridge before using them. This hurt the religious feelings of both Hindu cow scared and Muslim pig unclean. As a result, the soldier became angry and refused to use the cartridge, which led to the outbreak of revolt of 1857. Simple, जो मैंने बताया वही हुआ कि एक आपका कार्ट्रिज जो था जिसको यूज करने से पहले आपको दांत से उसका लोग काटता था और उसको ये मानना होता था ना कि सुअर का चर्बी उस पर लगा हुआ है या गाय का चर्बी लगा हुआ है, तो भाई हम तो उस चीज को नहीं मुंह में डालेंगे, अगर डालेंगे तो हमारे रिलीजन को या हमारा जो धर्म होगा, धर्म के प्रति गद्दारी होगा। अगर हम हिंदू धर्म के हैं तो ऐसे काम नहीं करेंगे, या मुस्लिम धर्म के तो हम भी ये काम नहीं करेंगे। तो ऐसा सोल्जर्स का ये मानना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट को फेल होने का कॉज क्या था, सबसे बड़ा चीज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस कारण से आपका रिवॉल्ट जो है 1857 का रिवॉल्ट फेल हो गया, तो आपका लिख सकते हैं यहाँ पे लैक ऑफ यूनिटी, यानी नॉट ऑल इंडियन रूरल पीपल सपोर्टेड द रिवॉल्ट, सम रूलर हेल्प द ब्रिटिश। सारे इंडियन रूलर जो थे वो आपको रिवॉल्ट में सपोर्ट नहीं किए, कुछ जो थे वो ब्रिटिश का खबरी लाल थे, यानी ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे। पहला हो गया लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप, देयर वाज नो सिंगल स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड लीडर टू गाइड द मूवमेंट। यानी एक मान लीजिए अगर विद्रोह हुआ या युद्ध हुआ तो युद्ध को सही ढंग से कोई गाइड करने वाला कोई प्रॉपर लीडर नहीं मिला। ठीक है, लिमिटेड एरिया, द रिवॉल्ट वाज लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एशिया, मैनी रीजन रिमेन्ड क्वाइट। और ये जो रिवॉल्ट चला वो पूरे जगह नहीं चला, कुछ कुछ एरिया में आपको चला, या ऐसा कर सकते हैं कि कुछ कुछ एरिया आपको इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके वजह से ये फेल हो गया। ठीक है, लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स, द रिबेल्स डिड नॉट हैव मॉडर्न वेपन्स एंड रिसोर्स लाइक द ब्रिटिश। ब्रिटिश के पास जो रिसोर्स था, जो आपका वेपन्स था, वैसा वेपन्स इंडियंस के पास नहीं था, जिसके वजह से भी आपको युद्ध हारना स्वाभाविक था। उसके बाद है पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है, तो प्लानिंग सही ढंग से नहीं था, जिसके वजह से आपको वो रिवॉल्ट को प्रोसीड नहीं कर पाया। ठीक है, आगे नहीं बढ़ा पाया। द रिवॉल्ट वाज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हैड टू नो क्लियर प्लान फॉर द फ्यूचर। भविष्य में क्या करना है, कल हो क्या करना है, बाद में क्या करना है, कोई प्लानिंग था ही नहीं, जिसकी वजह से रिवॉल्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन अबाउट सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट। सप्रेशन मतलब क्या होता है, रिवॉल्ट को दबा देना, खत्म कर देना। ठीक है, तो इसमें आपको रिवॉल्ट सप्रेस कैसे हुआ, कैसे खत्म किया, उसके बारे में बताना है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज फाइनली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर सेवर फाइटिंग। द ब्रिटिश ब्रॉट फ्रेश ट्रूप्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड अदर कॉलोनीज। दे रिकैप्चर इंपॉर्टेंट सेंटर लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। तो क्या हो गया कि ब्रिटिश जो था वो बहुत दिन तक लड़ाई किया, लड़ाई करने के बाद जो है वो अपने सेना को आपका इंग्लैंड से मंगाया और अदर कॉलोनी कहीं और से भी, जहां जहां उसका आपका सेना था, सोल्जर था, वो सब जगह से अपने सोल्जर्स को, अपने ये जो है क्या उसको कह सकते हैं, जो सिपाही था उसके युद्ध के लिए सबको बुला लिया। ठीक है, बुलाने के बाद क्या हो गया कि जहां जहां मेन सेंटर था आपका रिवॉल्ट का, उसको कैप्चर करना शुरू किया। जैसे आपका हो गया दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ये सब जगह कैप्चर करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मैनी इंडियंस लीडर वर किल्ड, अरेस्टेड एंड फोर्स्ड टू फ्ली। बहुत सारे इंडियन लीडर थे, उसको मार दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, या कुछ ऐसे भी है जिनको भगा दिया गया या वो डर से भाग गए। ठीक है, बहादुर शाह जफर वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू द रंगून
the British used strong military power and strict punishment to crush the revolt completely by 1858. और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर दिया गया, अरेस्ट करने के बाद उनको रंगून भेज दिया गया, ठीक है। और ब्रिटिश जो है अपने स्ट्रांग मिलिट्री पावर को यूज करके और एक कड़ा पनिशमेंट निकाल के क्या किया कि आपका रिवॉल्ट को पूरी तरह से दबा दिया। यानी कोई रिवॉल्ट करेगा तो उसको एक कड़ा पनिशमेंट प्रावधान में डाल दिया था कि अगर रिवॉल्ट करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको एक पनिशमेंट दिया जाएगा, और उस पनिशमेंट के डर से रिवॉल्ट जो है वो पूरी तरह से थम गया। उसके बाद है हाउ डिड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एडवर्सली अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी। कैसे जो है ब्रिटिश का इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया, ये आपको इसमें जानना है। देखिए, द ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी बैडली अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी। हेवी लैंड रेवेन्यू फोर्स प्रेजेंट इनटू पॉवर्टी एंड डेब्ट। बहुत ज्यादा जो जमीन का टैक्स होता था, इसके वजह से जो किसान जो थे वो दिन पर दिन गरीब होते चले गए और कर्ज में दबते चले गए, ठीक है। इंडियन कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वेयर ruined because cheap machine made good were imported from England। अब क्या हो गया कि बहुत सारा इंडियन कॉटेज जो था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, वो सब आपको बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि जो खराब सामान था या चिप सामान जो होता था, जो आपको वहां का इंग्लैंड का आता था, वो उसके वजह से आपका क्वालिटी डाउन हो गया और इंडिया में उसका स्थिति बहुत ही दिन पर दिन बदतर हो गया, खराब हो गया था, ठीक है। रॉ मटेरियल लाइक कॉटन एंड इंडिगो वेयर एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन वाइल फिनिशिंग गुड्स वेयर सोल्ड इन इंडिया एट हाई प्राइस। और जो रॉ मटेरियल होता था आपको कॉटन, इंडिगो, ये सब ब्रिटेन में भेजा जाने लगा और ब्रिटेन से सामान जो बन के आता था वो इंडिया में हाई प्राइस पर बेचा जाने लगा, ठीक है। दिस लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड फ्रीक्वेंट फैमिन। इसी कारण से क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ा, आपका गरीबी हुआ और बहुत ज्यादा भुखमरी भी हो गया था, ठीक है। गरीबी आएगा तो भुखमरी तो होगा ही। इंडिया बिकेम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। और इंडिया जो था वो आपको ये रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया था, ठीक है। जो भी ब्रिटिश गुड्स बनता था, जो भी विदेश में सामान बनता था, वो सारे सामान का सप्लायर, इट मींस रॉ मटेरियल का सप्लायर कौन हो गया था? इंडिया हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन 23 है, व्हाट आर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा? यहां हो जाएगा आपको, द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस मॉडर्न लर्निंग इन इंडिया। इट स्प्रेड इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न नॉलेज। आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी एंड नेशनलिज्म डेवलप among Indians. It created a new educated middle class. Many social reformers and national leaders emerged because of modern education. It also helped in the growth of newspaper and political awareness. देखिए इसमें क्या हुआ था कि जब आपका मॉडर्न यानी ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया तो उसके अकॉर्डिंग आपके भारत में जो है मॉडर्न लर्निंग का शुरुआत हो गया था, ठीक है। मॉडर्न लर्निंग इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसके कारण से आपका इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न नॉलेज जो है सभी लोग को समझ में आने लगेगा और लोग सीखना भी शुरू कर दिए थे, ओके। आपका आइडिया जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, नेशनलिज्म हो गया, ये सब आपको इंडियंस के बीच में डेवलप होना शुरू हो गया था। इट क्रिएटेड न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास। और इससे जो है एक शिक्षित यानी मिडिल क्लास भी जो है आपका शिक्षित होना शुरू हो गए थे। बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर थे वो सब मिलकर शिक्षा को आगे बढ़ाएं, यानी एक साथ मिलकर शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किए। इट ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। और इसी के मदद से आपका जो न्यूज़पेपर था, पॉलिटिकल अवेयरनेस था, वो सब भी डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ओके। आगे आपका है व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी इसका निगेटिव प्रभाव क्या पड़ा? द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन नेग्लेक्टेड इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल लाइक गुरुकुल एंड मदरसा एजुकेशन. It gave more importance to English language and Western ideas.
The main aim was to produce clerk and helpers for British offices. Education was limited mainly to cities and higher classes. It created a gap between educated Indians and the common people. Okay, तो इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन रिलेटेड इंडियन कल्चर ट्रेडिशनल लर्निंग लाइक गुरुकुल और मदरसा एजुकेशन। तो पहले जो इंडिया में आपका मदरसा, ये आपका गुरुकुल लर्निंग होता था या मदरसा एजुकेशन था, उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। ये इसका निगेटिव प्रभाव था। यानी जब कोई इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ता था या फिर मान लीजिए वेस्टर्न कल्चर सीखता था, तो उसके सामने जो आपका ट्रेडिशनल जो आपका लर्निंग सिस्टम था गुरुकुल में, मदरसा में, लोग उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिए। इट गेव मोर इंपॉर्टेंस टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न आइडिया। इससे क्या हो गया कि लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न आइडिया को ज्यादा ये महत्व देना शुरू कर दिए। द मेन एम वाज टू प्रोड्यूस क्लर्क एंड हेल्पर फॉर ब्रिटिश ऑफिसेज। और मेनली जो है ये एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में इसलिए ज्यादातर डेवलप किया गया क्योंकि जो पढ़ लिख कर आपका जो इंडियंस तैयार होते थे, उसका काम होता था ब्रिटिश ऑफिस में क्लर्क या कोई और पोस्ट पे काम करना। यानी ब्रिटिश जो है अपने काम के लिए इंडियंस को एजुकेट करता था। ओके, इट एजुकेशन वाज लिमिटेड मेनली टू सिटीज एंड हायर क्लासेज। और एजुकेशन जो था वो जो है आपको लिमिटेड हो गया था। लिमिटेड मीन्स शहर में पढ़ाया होता था और हाई क्लास के जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे, यानी जो पढ़ने में सक्षम थे, यानी जो पैसे वाले लोग थे, वो लोग ही एजुकेशन को प्राप्त कर पाते थे। इट क्रिएट अ गैप बिटवीन एजुकेटेड इंडियंस एंड कॉमन पीपल, जिसके कारण से क्या हुआ कि आपका जो एजुकेटेड पीपल थे और जो कॉमन पीपल थे, वो दोनों के बीच में काफी गैपिंग हो गया, दोनों के बीच में काफी अंतर हो गया। उसके बाद है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट एक्ट्स विथ ईयर। कुछ एक्ट्स का नाम है यहाँ पे आपको दिए। चार्टर एक्ट हो गया 1813 वुड डिस्पैच हो गया आपको 1854, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 हो गया आपको, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आपका 1856 हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, और वर्ल्ड एक्ट आपको 1919 हो गया। ये सब एक्ट जो है आप ईयर के साथ थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब है व्हाट आर द सोशल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। अगर ब्रिटिश जो है इंडिया में रूल किया तो उसके अकॉर्डिंग क्या सोशल प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है, ठीक है। ब्रिटिश रूल brought many social changes in India. Social evils like sati were abolished and widow remarriage was legalized। मतलब ये हो गया कि ब्रिटिश रूल के बाद जो है आपका इंडिया में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिला। जो आपको सामाजिक कुप्रथा जिसको कहते हैं, या सामाजिक आपका जो ऐसी स्थिति थी, जो सती प्रथा या फिर आपको जो विडो रिमैरिज का जो सिस्टम था उसको लीगल कर दिया गया। यानी कोई किसी के अगर हस्बैंड डेथ कर जाएंगे तो उसको जलाया नहीं जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो सती होगी, मतलब जो फीमेल बच जाएगी, उसको जलाया नहीं जाएगा। इस तरह के प्रावधान को लीगल किया गया। मॉडर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न आइडिया स्प्रेड अमंग द पीपल्स। और मॉडर्न एजुकेशन हो गया, वेस्टर्न आइडिया हो गया, ये सब पीपल्स के बीच में स्प्रेड किया गया। सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट स्टार्टेड टू रिमूव प्रैक्टिस लाइक चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी। और जो सोशल रिफॉर्मर थे वो आपको प्रचार किए, इट मीन्स ये लोगों के बीच में जागरूकता पैदा किए, ये आपका जो है चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी जो है उसको खत्म करे, ठीक है। बच्चे में यानी कम उम्र में बच्चे को शादी नहीं करना है और छुआछूत की भावना नहीं रखना है, ठीक है। अ न्यू मिडिल क्लास इमर्ज्ड इन सोसाइटी। हाउएवर ब्रिटिश पॉलिसी आल्सो क्रिएटेड डिवीजन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज। तो इसमें जो मिडिल क्लास जो लोग थे जिसमें वो सब आगे बढ़े, ठीक है। यानी जो भी आपका सोशल एविल था वो कम होने के बाद से फायदा किसको हुआ? मिडिल क्लास को हुआ। और इसके वजह से आपको अंग्रेजों का बहुत सारा जो आपका पॉलिसी था वो डिवीजन का कारण बना। यानी बहुत सारा जो है ब्रिटिश पॉलिसी का कारण जो है आपका समुदाय के बीच में, कम्युनिटी के बीच में विभाजन का कारण बन गया। ओके, अब है राइट द नेम ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स विद देयर कंट्रीब्यूशन। अब से आपको इसके बाद जितने भी आपको स्लाइड्स होंगे, कुछ स्लाइड है 4-5, जिसमें आपको सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में होगा और उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में होगा, ठीक है। सबसे पहला है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम केरला। He worked
फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड लोअर कास्ट। तो श्री नारायण गुरु जो थे वो सोशल रिफॉर्मर थे केरला के, और वो जो है बैकवर्ड क्लास और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया। ओके, ही अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और छुआछूत की भावना जो था, अनटचेबिलिटी था, उसको उन्होंने कम किया, अपोज किया। ही गेव द मैसेज ऑफ वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। ही established temples open to all people and promoted education and social equality। उन्होंने बताया, उनका संदेश था कि अगर एक जाति है तो एक धर्म होना चाहिए, एक ईश्वर होना चाहिए, ठीक है। और इसी के लिए उन्होंने एक मंदिर, एक नहीं बहुत सारे मंदिर का स्थापना किए, ठीक है। और स्थापना करने के बाद जो है वो मंदिर में सभी कास्ट के, सभी धर्म के लोग जा सकते थे, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने समाज में जो भी आपका कुरीति थी या फिर आपका जो छुआछूत भावना था कि छोटे लोग हैं उससे बात नहीं करना है, उसको छूना नहीं है, उसके हाथ का खाना नहीं है, तो इस चीज को उन्होंने कम किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आपका है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट एंड वुमेन। इनका काम भी क्या था, आपको जो लोअर कास्ट था या फिर जो वुमेन थे उनके लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए काम किया उन्होंने। इन 1848 ही स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे। उन्होंने 1848 में, यानी इन्होंने 1848 में पहला स्कूल स्टार्ट किया गर्ल्स के लिए, जो कि पुणे में था। ओके, ही अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनजस्टिस। इन्होंने ही पहले आपका कास्ट जो है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति का जो आपका डिस्क्रिमिनेशन होता था, या फिर सोशल जो इनजस्टिस होता था, सामाजिक जिसको अन्याय बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सोशल जो इनजस्टिस होता था उसके बारे में ये इन्होंने अपोज किया। ओके, ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज टू प्रमोट इक्वलिटी एंड रिफॉर्म्स। इन्होंने समानता के लिए एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसमें सभी लोग इक्वलिटी के तरीके से, यानी सभी लोग समान अधिकार से वहां पे रह सकते हैं, ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग समानता सबके लिए लागू होगा, ठीक है। यानी कि जो लोग सत्य बोधक के अकॉर्डिंग आएंगे तो सत्य बोधक में आपको जो भी लोग रहते थे, चाहे लोअर कास्ट के लोग हो या अपर कास्ट के लोग हो, उनको ये बताया जाता था कि हमारे जितने भी लोग हैं सब एक ही लेवल के हैं, यानी एक जो भी इंसान है उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपको वीरे सिंगलम कंदुकुरी। ओके, तो वीरे सिंगलम कंदुकुरी वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही वर्क फॉर वुमेन एजुकेशन एंड विडो मैरिज। इन्होंने वुमेन एजुकेशन और विडो मैरिज के लिए काम किया। ही स्ट्रांगली अपोज चाइल्ड मैरिज एंड सोशल इविल्स। इन्होंने चाइल्ड मैरिज और सोशल इविल्स के खिलाफ जो है अपोज किया। ही इनकरेज पीपल टू अडॉप्ट मॉडर्न एजुकेशन एंड रेशनल थिंकिंग। ही ऑल्सो स्टार्टेड जनरल एंड स्कूल्स टू स्प्रेड सोशल अवेयरनेस। तो इन्होंने क्या किया कि आपका ही इनकरेज पीपल टू अडॉप्ट मॉडर्न एजुकेशन रेशनल थिंकिंग। ये जो है ये जो है लोगों को मॉडर्न एजुकेशन के लिए प्रेरित किया, ठीक है, कि सभी का सोच जो है एक ढंग से रहे, एक लेवल से रहे। ओके, ही ऑल्सो स्टार्टेड जनरल स्कूल्स टू स्प्रेड सोशल अवेयरनेस। इन्होंने ही आपका बहुत सारा पत्रिकाएं और विद्यालयों को शुरू किया। जनरल मतलब होता है पत्रिकाएं, ठीक है, पत्रिकाएं और स्कूल्स को शुरू किया, जिससे लोगों के बीच में आपको सोशल अवेयरनेस क्रिएट हो, सोशल अवेयरनेस बढ़े, ठीक है। अब है पेरियार ईवी रामास्वामी। इसमें क्या था, पेरियार ईवी रामास्वामी वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, ही फॉट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। ही स्टार्टेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। यानी इन्होंने भी जो है आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो है इन्होंने अपना काम किया।
और ही स्टार्टेड अ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। इन्होंने ही सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था जिससे सबको समान अधिकार मिले और समाज में उसको सभी के अकॉर्डिंग लेवल इक्वल ट्रीट किया जाए। ओके, ही सपोर्टेड वुमेन्स राइट्स एंड अपोज ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन। इन्होंने वुमेन्स के अधिकार को सपोर्ट किया और यही वो पर्सन थे रामास्वामी जी कि आपका जो ब्लाइंड फेथ होता है, सुपरस्टिशन होता है, अंधविश्वास होता है, उसके बारे में बताया कि भाई आपको अंधविश्वास नहीं करना है। जो भी चीज आप जिस चीज के साक्षात देखते हैं तो उससे विश्वास कीजिए, अंधविश्वास पे आप नहीं जाइए। ही वर्क फॉर रेशनल थिंकिंग एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल पीपल। इन्होंने ही आपको रेशनल थिंकिंग मतलब होता है तर्क संगत, मतलब कोई भी चीज आपको तर्क मतलब क्या, तो कोई उसका मीनिंग होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। ठीक है, जो कोई भी आदमी बोले उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना है। यानी जब आप किसी बात को समझते हैं, सुनते हैं, तो उसमें देखिए कि जो बात आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें सच्चाई क्या है। ठीक है, कितना परसेंट उसमें सच्चाई है जिसको हम लोग मान के आगे कोई डिसीजन ले सके। तो इन्होंने क्या किया, ही वर्क फॉर रेशनल थिंकिंग एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल पीपल। इन्होंने जो है आपका रेशनल थिंकिंग और इक्वल राइट्स के लिए काम किया। नेक्स्ट पॉइंट में है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती was a great Hindi reformer and the founder of Arya Samaj in 1875. He gave the slogan "Back to the Vedas." He opposed idol worship, caste discrimination, and social evils like child marriage. ये जो थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये एक बहुत ही हिंदू समाज के सुधारक थे। ओके, और इन्होंने ही आपको आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में, और इनका ही स्लोगन था कि वेदों की ओर बढ़ो। ठीक है, और इन्होंने ही आपका जो मूर्ति पूजा होता है या फिर आपका जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, सोशल इविल्स था, जैसे चाइल्ड मैरिज, ये सब इसके बारे में इन्होंने अपोज किया था। ओके, ही सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन एंड इक्वल्स राइट। ये जो थे वुमेन एजुकेशन और इक्वल्स राइट के सपोर्टर थे। ही इनकरेज पीपल टू फॉलो ट्रूथ एंड वैदिक टीचिंग, और वो हमेशा लोगों को सत्य बोलने के लिए और वेद को पढ़ने पढ़ाने का हमेशा प्रेरणा देते थे। Dr. Bhimrao Ambedkar was a great social reformer, jurist, and leader of depressed classes. He fought against untouchability and caste discrimination. He worked for the rights and upliftment of Dalits. He was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution. He is known as the father of Indian Constitution. इनके बारे में तो आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे जो B.R. अम्बेडकर साहब जो थे वो बहुत बड़े एक समाज सुधारक थे, और एक कह सकते हैं कि एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने दलित के लिए काम किया, छोटे कास्ट के लिए काम किया, और उन्हीं के वजह से जो दलित को अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार मिला। ओके, और ये जो है चेयरमैन भी रह चुके हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी, सबको जानते होंगे, कोई इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ, सत्य एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा। ही लेड इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ही वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ये जितने ही पॉइंट है इनके बारे में आप जानते ही होंगे कि हमारे महात्मा गांधी जो थे वो आपको एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे। ठीक है, जो सत्य और अहिंसा के पुजारक थे, और वो सत्य और अहिंसा को मानकर ही हमारे देश को आजाद करवाए थे, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारा जो है मूवमेंट चलाया था, बहुत सारी रिवॉल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट करवाया था, जिसके कारण से हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था। ओके, तो बहुत सारी चीजें आप लोग जानते होंगे, आप उसको अपने लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको व्हाट वेयर द प्रपोजल ऑफ वुड डिस्पैच ऑफ 1854। क्या प्रपोजल था? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। प्रपोजल में क्या था आपको? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन शुड बी स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, यानी एजुकेशन जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, DPI, अ सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट शुड बी सेट अप टू एवरी प्रोविजंस।
उसके बाद यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टैब्लिश इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा आपको, इंग्लिश शुड बी द मीडियम फॉर द हायर एजुकेशन बट इंडियन लैंग्वेज शुड बी यूज एट द प्राइमरी लेवल, ये आपका था इसमें। उसके बाद ग्रांट इन एड सिस्टम, यानी फाइनेंशियल हेल्प शुड बी गिवन टू प्राइवेट स्कूल्स। ओके, टीचर ट्रेनिंग में क्या था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुड बी स्टार्टेड टू ट्रेन टीचर्स। ओके, एंड फीमेल एजुकेशन में क्या था आपको, स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन। नेक्स्ट में क्या आपको, वोकेशनल एजुकेशन, यानी एजुकेशन शुड इंक्लूड प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। तो ये सब आपको प्रपोजल था वो डिस्पैच ऑफ 1854, ठीक है, जिसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था, यूनिवर्सिटीज के बारे में था कि यूनिवर्सिटी जो है आपको एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी था कि जो आपका इंग्लिश जो पढ़ाई होना था या इंग्लिश मीडियम जो था वो हायर के लिए था, और आपको जो इंडियन लैंग्वेज था वो आपको लोअर यानी प्राइमरी लेवल के लिए था, ठीक है। ग्रांट इन एड सिस्टम में क्या था, तो जो भी प्राइवेट स्कूल्स है उसको फाइनेंशियली हेल्प करना। तो ये सब आपको पॉइंट जो है वो आपको प्रपोजल में आया था वो डिस्पैच ऑफ 1854। डिफरेंशिएट बिटवीन द एंग्लिश एंड ओरिएंटलिस्ट, दोनों का डिफरेंशिएट करना है आपको। तो डिफरेंशिएट में लिखेंगे एंग्लिश सपोर्ट इंग्लिश एजुकेशन इंडिया, जबकि ओरिएंटलिस्ट क्या थे, ओरिएंटलिस्ट सपोर्टेड ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन, यानी दोनों में आपको एक इंग्लिश को सपोर्ट करते थे, एक इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। इसमें लैंग्वेज क्या था, दे वांटेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बट इसमें क्या था आपको, दे वांटेड संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक एंड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या था एम, टू स्प्रेड वेस्टर्न आइडिया एंड नॉलेज, और इसमें क्या था आपको, टू प्रमोट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल लर्निंग, ठीक है। और सपोर्टर में क्या था, सपोर्टेड बाय लॉर्ड मैकॉली हो गया, बट इसमें सपोर्टेड कौन थे आपको, सपोर्टेड बाय विलियम जोन्स था, ठीक है। दे बिलीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन वाज सुपीरियर व्यू ऑन द इंडियन कल्चर, ठीक है। अगर कल्चर के अकॉर्डिंग देखें तो दे बिलीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन वाज सुपीरियर, बट ओरिएंटलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या था आपको, दे रिस्पेक्टेड एंड वैल्यू इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर। तो ये आपको डिफरेंस है और बहुत ही इजी तरीका से है आपका। इधर से सिंपली समझ लीजिए कि इंग्लिश जो थे वो आपको इंग्लिश कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करते थे, वेस्टर्न लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, और हमारे ओरिएंटलिस्ट जो थे वो हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब है आपको स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑन इंडिया। रिफॉर्म्स मूवमेंट जो चला था इंडिया में उसका क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया सच एज ब्राह्मो समाज, आर्य समाज एंड अलीगढ़ मूवमेंट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। यानी अगर हम लोग रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स मूवमेंट जो आपको चला था, जैसे आपको ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, अलीगढ़ मूवमेंट जो चला था, उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव या गहरा प्रभाव हमारे सोसाइटी पर पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, रिमूवल ऑफ सोशल इवल। सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारे सामाजिक कुरीतियां जो थी, यानी सामाजिक जो कुप्रथा था वो खत्म हुआ या कम हुआ, ठीक है। प्रैक्टिस लाइक सती, चाइल्ड मैरिज एंड अनटचेबिलिटी वेयर स्ट्रांगली अपोज्ड, यानी जो आपको सती सिस्टम जो था, सती प्रथा था, चाइल्ड मैरिज था, वो सब सिस्टम जो आपको खत्म हो गया, कम हो गया। प्रमोशन ऑफ वुमेन्स राइट, यानी विडो रिमैरिज वाज इनकरेज एंड फीमेल एजुकेशन वाज प्रमोटेड। यानी क्या हो गया इसमें कि आपका जो महिलाएं के अधिकार जो था उसका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन उसको आगे बढ़ाया गया, और विडो रिमैरिज का प्रावधान जो है आगे बढ़ गया, लीगल हो गया, और इसके कारण से ही आपका जो वुमेन का एजुकेशन था, एजुकेशन सिस्टम भी वो आपको डेवलप होते चला गया, ठीक है। स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्रीज अमंग पीपल, और मॉडर्न एजुकेशन का बढ़ावा दिया जाने लगा। उससे क्या हो गया कि लोगों के बीच में आपका सोचने समझने की शक्ति जो है वो आपको और डेवलप हो गया, ठीक है। अवेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, रिफॉर्म मूवमेंट क्रिएटेड अ सोशल अवेयरनेस एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। और जब रिफॉर्म मूवमेंट चला तो इससे क्या हो गया कि आपको सामाजिक यानी सोशल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हुआ, जिससे हमारे नेशनलिज्म को बढ़ने में मदद मिला, यानी फायदा हुआ। रिलीजियस एंड सोशल यूनिटी, दे इनकरेज इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, और ये जो है आपको इक्वालिटी को इनकरेज किया, और जितने भी कम्युनिटीज थे उसको भी
समाज में अधिकार मिलना शुरू हो गया या उसको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। ठीक है। राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, अनएजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज विद लेटर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और आपका जो मिडिल क्लास था वो भी एजुकेटेड होने लगे, जो बाद में चल के आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान देना शुरू कर दिए। यानी एक मिडिल क्लास जो है वो शिक्षित होना शुरू हो गए, शिक्षित होने लगे तो आगे चल के वही फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में आपका हेल्प करना शुरू किया। ठीक है। तो एजुकेशन से आपका बहुत चीज का डेवलपमेंट होता है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, लोगों का सोचने समझने का शक्ति डेवलप होता है। तो हमारे यहाँ जो रिफॉर्म्स मूवमेंट चला था इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडियन से बहुत सारा डेवलपमेंट को देखने को मिला था, जो पहले ट्रेडिशनल में आपको ये ट्रेडिशनल वजह से जो पीछे था इंडियंस, उस ट्रेडिशन को छोड़कर लोग मॉडर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग आए और उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट लोगों के बीच में, इंडियंस के बीच में देखने को मिला था। अब है एक्सप्लेन अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है या आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ओके। तो पार्टीशन बंगाल जो है वो अनाउंस किया गया 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि आपको भारत के क्या थे, वाइसरॉय थे। ठीक है। रीजन गिवन बाय द ब्रिटिश, पहला रीजन क्या था, द ब्रिटिश सेड बंगाल वाज टू लार्ज फॉर एडमिनिस्टर प्रॉपर्ली। तो सबसे पहला रीजन क्या था कि ब्रिटिश को जो है बंगाल में शासन करने में बहुत कठिनाई होता था। क्यों? क्योंकि बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था। ठीक है। सेकेंड क्या था, एक्चुअल मोटिव, द रियल एम वाज टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम एंड बिगिन द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट। लेकिन अगर एक्चुअल रीजन जाने तो एक्चुअल रीजन ये था कि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना था। अगर हिंदू मुस्लिम में अगर डिवाइड हो जाएगा तो आपका जो मूवमेंट चल रहा है, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था, उसको कमजोर हम कर सके। क्योंकि दोनों के बीच में अगर फुट डालेंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो हमारा क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। ये ब्रिटिश का मानना था। उसके बाद है डिवीजन, यानी बंगाल वाज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। बंगाल जो है वो दो भाग में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न बंगाल एंड असम मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन, ईस्टर्न बंगाल में हो गया और वेस्टर्न बंगाल हो गया। तो ईस्टर्न बंगाल में लगभग आपको मुस्लिम पॉपुलेशन था ज्यादा से ज्यादा, और वेस्टर्न बंगाल में क्या था, आपको हिंदू पॉपुलेशन था। ठीक है। पब्लिक रिएक्शन क्या हो गया, देखिए पब्लिक रिएक्शन में क्या आया, इंडियंस स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन। इंडियंस जो थे वो पार्टीशन का बहुत ही अपोज किए, बहुत विद्रोह किए, मतलब नहीं माने। ठीक है। द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। इसके कारण से क्या हुआ, उस अपोजिशन के कारण से क्या हो गया कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ और जो है ब्रिटिश गुड्स था, जो ब्रिटिश का सामान था, उसका बायकॉट करना शुरू किया गया। ठीक है। यानी इंडियंस के द्वारा जो है बायकॉट करना शुरू कर दिया गया। कैंसिलेशन, ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट द पार्टीशन वाज कैंसिल्ड इन 1911। और इतना भयानक प्रोटेस्ट हुआ जिसके वजह से पार्टीशन को कैंसिल करना पड़ गया 1911 में। ठीक है। और 1911 में पार्टीशन आपका कैंसिल हो भी गया। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इंक्रीज नेशनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथन द फ्रीडम मूवमेंट इन द इंडिया। और यही आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था जिसके वजह से आपको इंडिया में जितना भी यूनिटी है वो देखने को मिला था। और इससे ये पता चला कि हमारा इंडिया में कितना यूनिटी है, और इसी यूनिटी की वजह से हमारा फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल जो मूवमेंट था वो बहुत ही कामयाब हुआ, बहुत ही मजबूत हुआ। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट ढाका। प्लेस एंड डेट की बात करें तो इट वाज फाउंडेड ऑन 30 दिसंबर 1906 ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीडर्स। यानी ये जो है आपको फाउंड कब किया गया था, आपको 30 दिसंबर 1906 में, जब मुस्लिम लीडर्स का मीटिंग हुआ था। ठीक है। लीडर्स में क्या थे, लीडर्स में देखिए इंपॉर्टेंट लीडर्स लाइक आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह और खान प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। इसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। मेन एम क्या था, टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। तो इसका मेन पर्पस ये था कि जो भी आपका मुस्लिम है इंडिया में, उनका पॉलिटिकल राइट है, जो भी इनका इंटरेस्ट है, यानी ये कह सकते हैं कि आपका राजनीतिक अधिकार और हित की बात करें, जो उसका हित होगा, जो उसके हित में जो चीज आएगा उसके लिए उन्होंने आपका मुस्लिम लीग का स्थापना किया। ओके। सपोर्ट टू ब्रिटिश, इन द बिगिनिंग द लीग सपोर्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अगर शुरुआत में देखा जाए तो ये जो आपका लीग बना था वो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया करता था। ओके। लेटर रोल क्या हो गया, बाद का रोल क्या हुआ,
लेटर अंडर लीडर लाइक मोहम्मद अली जिन्ना इट डिमांडेड अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947। यानी बाद में क्या हुआ, जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो डिमांड करने लगे कि हमारे मुस्लिम के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए एक अलग से देश दिया जाए, एक अलग से नेशन प्रोवाइड किया जाए, जो कि बाद में चल के 1947 में एक पाकिस्तान जो बना है वो हम लोग जानते हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे कि बाद में जो आपको नाम दिया गया, क्रिएट हुआ, वो पाकिस्तान ही था। ठीक है, जो हमारे ये मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनके डिमांड पे सेपरेट हुआ था, अलग हुआ था। ठीक है, अब देखिए मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स, इसमें क्या था आपका, द मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1909 बाय लॉर्ड मिंटो एंड जॉन मॉरली। ठीक है, दीज रिफॉर्म्स आर आल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। यानी इस रिफॉर्म्स को हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आगे देखिए क्या क्या कारण था इसका। इंक्रीज इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका रिफॉर्म्स होने का रीजन क्या क्या था, देखिए इसमें सारा पॉइंट आपको दिया हुआ है। सबसे पहला है इंक्रीज इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका मतलब ये हो गया द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज। मतलब क्या था कि जो सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वहां पे मेंबर्स का बढ़ना। ठीक है, अगर ये रिफॉर्म्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो भी केंद्र में या फिर जितने सदस्य रहेंगे तो उसमें उसकी संख्या बढ़ेगी। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन, सम मेंबर्स ऑफ काउंसिल वेयर टू बी इलेक्टेड बाय इंडियंस, उसमें कुछ मेंबर जो थे वो आपको काउंसिल के वो इंडियंस द्वारा भी इलेक्ट किए गए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम वेयर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स विच मींट दे कुड इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, और जो मुस्लिम थे उनको एक सेपरेट जो है क्षेत्र दे दिया गया, जिसको निर्वाचन क्षेत्र भी हम लोग कहते हैं। इलेक्टोरेट्स मतलब हो गया निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, जिससे जो मुस्लिम लोग जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद अपने कास्ट का लोग चुन सकते थे। ठीक है, यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव वो अपने अकॉर्डिंग चुनने का उनको अधिकार मिला था। ओके, इंडियन रिप्रेजेंटेशन में क्या हो गया, फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वाज अपॉइंटेड टू द वाइसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी इंडियन को जो है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइसरी चुना गया था। ओके, होम रूल लीग 1916, द होम रूल लीग वाज स्टार्टेड इन 1916 टू डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। लीडर्स कौन थे इसका, तो इट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। यानी ये जो आपको होम रूल लीग जो था वो स्टार्ट किया गया हमारे बाल गंगाधर तिलक द्वारा और एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या था कि जो आपका ब्रिटिश रूल चल रहा है उसमें आपको होम रूल को अचीव करना, मेन इनका टारगेट ये था। ब्रांच क्या था, तो तिलक जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जो थे वो आपको महाराष्ट्र में और कर्नाटक में अपना लीग स्टार्ट किया, जबकि एनी बेसेंट जो थे वो मद्रास और इंडिया के दूसरे पार्ट में स्टार्ट किए। ठीक है, मेथड क्या था, तो मेथड था आपको पब्लिक मीटिंग, न्यूज़पेपर, स्पीच और पम्पलेट की मदद से वो सोशल अवेयरनेस या पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट किए। इंपॉर्टेंस, इससे क्या फायदा हुआ, तो इट इंक्रीज नेशनल यूनिटी एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर लेटर फ्रीडम एंड मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी। इससे क्या हो गया कि लोगों के बीच जागरूकता फैला, यूनिटी बना, और यूनिटी बनने से क्या हो गया कि लोगों के बीच में आपका एक फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक तरह का कह सकते हैं कि योगदान देना शुरू हुआ, क्योंकि जागरूकता बनेगा, जागरूकता फैलेगा तभी लोग फ्रीडम के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह से लोग जो है फ्रीडम के लिए आपका जागरूकता फैलाया गया और लोग आगे चलकर जो है फ्रीडम में साथ भी दिए। उसके बाद है लखनऊ पैक्ट, इसका कारण क्या है, लखनऊ पैक्ट वाज एग्रीमेंट साइन इन 1916 एट लखनऊ बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। देखिए लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि एक ऐसा एग्रीमेंट था जो कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, उसके बीच में एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था जो कि आपको 1916 में हुआ था लखनऊ में। ठीक है, बोथ ऑर्गेनाइजेशन एग्री टू वर्क टुगेदर फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने ये एग्री किया था कि हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो है अपना योगदान देंगे, यानी काम करेंगे, दोनों मिलकर सेल्फ गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो द कांग्रेस एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, और इसी में क्या हुआ था कि कांग्रेस जो है वो एक्सेप्ट किया था डिमांड्स को कि जो भी मुस्लिम होंगे उसके लिए अलग से आपका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो
तैयार किया जाएगा, मतलब अलग से निर्वाचन क्षेत्र आपको मिल जाएगा। उस एग्रीमेंट को उन्होंने माना था, इन्होंने आपका नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इट शो यूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, इससे क्या हो गया कि आपको हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी जो है वो बरकरार हो गया, यूनिटी जो है वो आपको दिखाई दिया। द लखनऊ पैक्ट वाज स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट, और यही लखनऊ पैक्ट के कारण से क्या हो गया कि आपका नेशनल मूवमेंट जो है और मजबूत हो गया, ठीक है। यही आपका एक एग्रीमेंट था लखनऊ पैक्ट, जिसमें आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट आपका दिया गया है यहाँ पे, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका आगे फ्रीडम में काम हुआ था, ठीक है। जैसा कि इमेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, दोनों आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। रॉयल एक्ट 1919, द रॉयल एक्ट was passed in 1919 by the British government. It also known as the Anarchical and Revolutionary Crime Act. इसमें क्या था आपको देखिए, it allowed to the government to arrest and detain any person without trial. यानी इसमें ये इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी व्यक्ति को बिना किसी कारण का या फिर बिना किसी मुकदमा का उसको अरेस्ट किया जा सकता था, ठीक है। People could be kept in jail without giving any reason. बिना किसी रीजन का यानी बिना किसी कारण का उसको जेल में रखा जा सकता था, ओके। इट लिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, इसमें क्या हो गया कि जो बोलने की आजादी थी या जो प्रेस था उस पर भी आपको प्रतिबंध लग गया। इंडियंस स्ट्रांगली अपोज दिस एक्ट, और इंडियंस जो थे इस एक्ट को बहुत ही स्ट्रांगली अपोज भी किए। बिकॉज ऑफ दिस एक्ट प्रोटेस्ट वेयर हेल्ड अक्रॉस द कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, और इसी एक्ट के कारण जो है पूरे कंट्री में आपको विद्रोह हुआ, अपोज हुआ, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, यानी महात्मा गांधी के अंडर में हुआ था। नेक्स्ट में आपका है जालियांवाला बाग, यानी जालियांवाला बाग के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, बहुत ही ऐसा घटना है जो पूरे देश को झंझोर रख दिया था, ठीक है, पूरे देश के लिए एक रिमार्केबल घटना था। इसमें क्या हुआ था ना, जालियांवाला बाग मैसेकर took place on 13 April 1919 at Jallianwala Bagh in Amritsar. A large number of people had gathered peacefully to protect against the Riot Act. Okay, Riot Act का जो ये था प्रोटेक्शन था, मतलब Riot Act का विद्रोह था, उसके लिए वो वहां पे शांतिपूर्ण अपना एक कह सकते हैं मीटिंग कर रहे थे या फिर मीटिंग चल रहा था। जनरल Renald Dyer ordered his soldier to open fire on the unarmed crowd. Hundreds of innocent people were killed and many were injured. This incident shocked the whole country and increased anger against British rule. It became a turning point in Indian freedom struggle. देखिए इसी कारण से क्या हो गया कि जनरल जो डायर थे वो आपको ऑर्डर दिए कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, निहत्थे लोग थे, उस पर फायरिंग किया गया, गोली चलाया गया, और बहुत सारे जो लोग थे आपको इनोसेंट लोग, निर्दोष लोग जो है वहां पे मारे गए। और इसी घटना के वजह से पूरे देश में आक्रोश फैल गया, पूरे देश में एक तरह से कह सकते हैं कि इतना आक्रोश फैल गया कि लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, और इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और यही जो है घटना जो है आपको स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, ठीक है, यानी इसी घटना के वजह से विद्रोह जो है और तेज हो गया। उसके बाद है एक्सप्लेन अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। इसमें आपको बताना है द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920 बाय महात्मा गांधी। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया। और नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग आंदोलन, मतलब कि कोई हम सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था, तो एम इसका था टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज बाय नॉन वायलेंट मेथड, मतलब इसमें आपको ये था कि हम अपने तरीके से स्वराज प्राप्त करेंगे, हम अपने तरीके से सारा रूल से रोशन चलाएंगे। पीपल बायकॉट ब्रिटिश गुड्स, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट्स एंड टाइटल्स। और पीपल जो थे वो ब्रिटिश गुड्स हो गया, स्कूल्स, कॉलेज, जितना भी चीज ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था या दिया गया था वो सब का बहिष्कार होना शुरू हो गया, ठीक है। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, इंडियंस वेयर इनकरेज टू यूज खादी एंड लोकल प्रोडक्ट। और उसके बाद से स्वदेशी का प्रमोशन होना शुरू हो गया। स्वदेशी मतलब कि अपना देश का सामान, तो आपका जो खादी था या लोकल प्रोडक्ट था उसका आपका प्रमोशन होना शुरू हो गया।
यानी उसका एक कह सकते हैं कि आपका उसी को यूज करना है, उसी को यूज करने के लिए लोगों को बीच में जागरूकता फैलाया गया, इंकरेज किया गया। मास पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट, लॉयर, पीजेंट्स एंड वर्कर टुक पार्ट इन द मूवमेंट। और इसमें क्या हो गया कि स्टूडेंट, लॉयर हो गया, किसान हो गया, जितने भी लोग के लेवल के लोग थे, जितने भी कैटेगरी के लोग थे, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, विड्रॉवल, द मूवमेंट वाज विड्रॉन इन 1922 आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। और ये मूवमेंट जो है आपको खत्म करना पड़ा, क्यों? क्योंकि चौरी चौरा मूवमेंट हुआ था, उसके बाद से इस मूवमेंट को कुछ कारणवश खत्म करना पड़ा था। और चौरी चौरा मूवमेंट क्यों हुआ था, उसमें भी आपको पता होगा कि आपका हिंसा हो गया था, ठीक है, उसमें एक थाना को जला दिया गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। इट बिकम द फर्स्ट मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये पहला मास मूवमेंट था, मतलब बहुत ज्यादा लोगों का मूवमेंट था जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ था। ओके, अब देखिए डिफाइन अबाउट चौरी चौरा मूवमेंट, यानी चौरी चौरा जो इंसिडेंट था उसके बारे में डिफाइन करना है। देखिए क्या है, द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 5 फरवरी 1922 एट चौरी चौरा। इट हैपेंड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये क्यों हुआ था, किस में हुआ था? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था उसी के दौरान हुआ था, ये घटना हुआ था। क्या घटना हुआ था? अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स क्लैश्ड विद द पुलिस। जो प्रोटेस्टर थे, प्रोटेस्टर का ग्रुप जो था वो पुलिस के साथ ही भिड़ गया। ठीक है, जब इंडियंस लोग जो आपका ये कर रहे थे, ब्रिटिश के खिलाफ आपका ये नारा दे रहे थे, तो उसी दौरान जो है आपका पुलिस जो है उससे भिड़ गया। ठीक है, अब भिड़ने से क्या हो गया? द एंग्री क्राउड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन। और जितने भी इंडियंस का भीड़ था, जो विद्रोही का भीड़ था, जिन्होंने ये किया था, मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो सारे लोग मिलकर पुलिस स्टेशन को जला दिया। ठीक है, आगे क्या हो गया? 22 पुलिसमैन वेयर किल्ड इन द इंसिडेंट। उसी घटना में करीब 22 पुलिस ऑफिसर जो थे वो क्या हो गए? मारे गए। ठीक है, आफ्टर दिस वायलेंट इवेंट महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी घटना के बाद, इसी दुर्घटना के बाद कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, खत्म कर दिया। दिस इंसिडेंट शो दैट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट व्हिच वेंट अगेंस्ट गांधीजी प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। लिस्ट द मेन फीचर्स ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929। अब लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, उसके बारे में मेन फीचर्स बताना है। क्या मेन फीचर्स था? तो द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिसंबर 1929 एट लाहौर अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। यानी ये जो आपका सेशन हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, लिखा सकते हैं कि उन्हीं के देखरेख में हुआ था। ठीक है, इसका मेन फीचर्स क्या था? पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन, यानी द कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज एट इज मेन गोल, यानी मेन उसका गोल ये था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, पूरा हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, पहला ये कहानी हुआ था। दूसरा क्या था? इंडिपेंडेंस डे। इट वाज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 एज इंडिपेंडेंस डे। और उसी समय डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस, द कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और कांग्रेस जो है उसमें डिसाइड किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने का डिसाइड उसी समय से किया। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ डोमिनियन स्टेटस, यानी द डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस वाज रिजेक्टेड। यानी इसमें क्या हुआ था कि डोमिनियन स्टेटस का जो मांग था उसको उस समय अस्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, हु वेयर द मॉडरेट्स एंड व्हाट वेयर द मेन डिमांड्स। मॉडरेट्स कौन थे और उनका मेन डिमांड्स क्या था? द मॉडरेट्स were the early leaders of the Indian National Congress from 1885 to 1905. They believe in peaceful and constitutional method to achieve reforms. Okay, important moderates leaders were Dada Bhai Nauroji, Gopal Krishna Gokhale and Surendranath Banerjee. Okay, यानी कह सकते हैं कि आपका मॉडरेट्स जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टार्टिंग के जो लीडर थे, ठीक है, यानी प्रारंभिक नेता जिसको कहते हैं वही थे।
ठीक है। उनका ये मानना था कि जो भी वो काम करे, जो भी सोशल रिफॉर्म के लिए काम होगा वो संवैधानिक तरीके से काम होगा। तो कुछ लीडर्स का नाम आपका दिया हुआ है, जैसे लीडर दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। इनका मेन डिमांड क्या था? मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेज, expansion of education, separation of the judiciary from the executive, and greater share for Indians in government jobs. They believe in petition, prayers and peaceful discussion with the British government. ये सब इनका डिमांड्स था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना शांतिपूर्वक काम किया, ठीक है। तो ये मॉडरेट्स का डिमांड था। तो इस वीडियो में हमने आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको डिस्कस किया, और इसमें जितने भी रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया या मूवमेंट के बारे में बताया गया या एक्ट के बारे में बताया गया, वो आपको जनरली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर एनुअल एग्जाम देना है आपको, तो उसमें जो आपका एक्ट हो गया या मान लीजिए जो आपका सोशल रिफॉर्मर्स हो गए, उन लोग के बारे में लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो आप उसको एक थ्रू आउट पढ़ लें, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका टॉपिक आपने पढ़ा या जो भी आपने थ्रू आउट जो आप पढ़ेंगे, उस चीज को आप अपने लैंग्वेज बना के लिखिए, तो आपका वो चीज सही हो जाएगा। और इस कंटेंट में मैंने जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों डाला है, ठीक है। तो अगर हिंदी पढ़ सकते हैं तो हिंदी पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए, और इंग्लिश अच्छी है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश का भी आप पढ़ के यहाँ पे अपने लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपका लगभग 41-42 क्वेश्चन था, जिसको हमने टोटल 8, 10, 11, 12 और 14 5 चैप्टर से मैंने लिया है, ठीक है। जो कि एग्जाम के लिए हो सकता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो, या ऐसा भी सकता है कि ऐसा टॉपिक जो होगा जो एग्जाम में आपको मैच कर जाए, ठीक है।